हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम IOQC 21-22 वाला जो सेशन का प्रॉब्लम 2 है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम वन हम पहले कर चुके हैं, आज हम प्रॉब्लम 2 डिस्कस करेंगे। टोटल 4 प्रॉब्लम्स आए थे इस पेपर में, तो एक एक करके हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता कि ये क्या है, तो इसमें देखो होता क्या है, ये पार्ट 2 है, IOQC का पार्ट 2 का पेपर है, जिसमें हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और जिसमें हमें राइट करना होता है, लिखना पड़ता है, ना कि ऑब्जेक्टिव। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे इसमें 4 प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके सब पार्ट्स होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको, पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, और वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आज हम जो प्रॉब्लम 2 करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन एडिबल कंपाउंड एंड coloring agent, edible compound and coloring agent, ओके। तो इसमें बेसिकली बताया क्या है, इस पैरा की अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये बताया है कि एक ये Z कंपाउंड है, और ये Z कंपाउंड जो है ये एडिबल प्लांट्स में नेचुरली मिलता है, ओके। तो अब इसको सिंथेसाइज करने के लिए चीज़ें कुछ बताई हैं, ओके, और कैसे हम इसको ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट प्लांट सोर्स से यूजिंग बेंजीन एज सॉल्वेंट, ओके। तो इसमें जो यूज की है टेक्निक, दैट इज क्रोमेटोग्राफी कॉलम। आपने पढ़ा भी होगा कुछ थोड़ा बहुत, PUC में हम पढ़ते हैं जब हम JEE की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, ओके, कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज आती है टू आइडेंटिफाई द components of the mixture, okay, or we can say to separate the components of the mixture। तो यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज की है वो क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूज किया है। देखो क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ सो मेनी टाइप्स, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो यूज की है वो क्रोमेटोग्राफी कॉलम यूज किया है। तो उसमें होता क्या है, इसने बताया है, प्रॉपर आपको लिख के दिया कि क्रोमेटोग्राफी कॉलम है क्या। तो क्रोमेटोग्राफी कॉलम जो है वो होता है सिलेंड्रिकल फिल्ड ट्यूब फिल्ड विद अ स्टेशनरी फेज। देखो क्रोमेटोग्राफी कॉलम में 2 फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है मोबाइल फेज, ओके। स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज 2 टाइप के फेज होते हैं। स्टेशनरी फेज जो है बेसिकली जो रुका हुआ है, जो सॉलिड फॉर्म में है, जो कि एक देखो होता क्या है, एक कॉलम होता है, एक बड़ा सा कॉलम है, उसको उस फेज से, स्टेशनरी फेज से फिल कर देते हैं। यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हैं वो पाउडर्ड सिलिका यूज कर रहे हैं। एक पाउडर्ड सिलिका लेंगे, उसे क्या कर देंगे, उसको फिल कर देंगे, उस कॉलम को उस पाउडर्ड सिलिका से पूरा पैक कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद जो मिक्सचर सेपरेट करना है वो ऊपर से ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने कुछ पैक कर दिया, मान लो ये मेरे पास क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, इसे मैंने सिलिका पैक कर दिया, ऊपर से जो मिक्सचर मेरे को चाहिए जिसमें से मेरे को कंपोनेंट सेपरेट करने हैं वो मैंने ऐड कर दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अब उसमें ऊपर से सॉल्वेंट ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिसे मोबाइल फेज बोला गया है। अब बोलोगे मैम सॉल्वेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली होगा क्या, जो इस मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन इस सॉल्वेंट के साथ डिफरेंट टाइप का होगा, डिफरेंट एफिनिटीज होंगी सॉल्वेंट के साथ, ओके। तो ये मिक्सचर जो है इसके कंपोनेंट्स ट्रैवल करेंगे विद दिस सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट के साथ जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो ट्रैवल करेंगे स्टेशनरी फेज में, और जहां एफिनिटी के बेसिस पे क्या कर जाएंगे, मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे, आपको डिफरेंट टाइप के बैंड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। देखो एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, क्रोमेटोग्राफी कॉलम में पहला बैंड मिल गया एक कंपोनेंट का, फिर दूसरा बैंड मिल गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6ठा, ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ बैंड्स जो है कंपोनेंट्स के मिलते हैं। तो बेसिकली अब आप पूछ सकते हो कि मैम ये सेपरेट कैसे हुए, बैंड्स जो है ये सेपरेट कैसे हुए, ड्यू टू डिफरेंट एफिनिटीज ऑफ कंपोनेंट्स विद स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं मिक्सचर में, जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी डिफरेंट एफिनिटीज होती हैं सॉल्वेंट मोबाइल फेज के साथ एंड स्टेशनरी फेज के साथ, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्वेंट जो तुमने डाला वो नॉन पोलर डाला, तो जो भी मिक्सचर में नॉन पोलर कंपोनेंट होगा
उसकी एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्टेशनरी फेज, होगा ऐसा। तो वो मोबाइल फेज सॉल्वेंट के साथ नीचे तक जाएगा, ठीक है, नीचे तक जाएगा। और मान लो नीचे जाके यहां पर इसने बैंड बना लिया, एक यहां बैंड बना लिया, ओके, ये बैंड बना लिया, है ना। अब मान लो एक कंपोनेंट जो है वो पोलर है, उसकी एफिनिटी जो है सॉल्वेंट के साथ कम होगी। अगर उसकी एफिनिटी सॉल्वेंट के साथ कम है तो वो ऊपर की तरफ बैंड बना लेगा, ओके, क्लियर। मतलब जिसकी सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी ज्यादा है वो नीचे तक जाएगा, वो नीचे जाके बैंड बनाएगा, और जिसकी सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी कम है वो ऊपर की तरफ ही रह जाएगा, वहीं बैंड बना लेगा। इसे हम इल्यूटेंट भी बोलते हैं, इल्यूवेंट भी बोलते हैं। सॉल्वेंट इज नोन एज इल्यूवेंट, ठीक है, इल्यूवेंट करने का काम आ रहा है ये। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गई जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चन जो ये पैराग्राफ लिखा था ये बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉलेज दी थी कि क्रोमेटोग्राफी कॉलम होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, अब इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जेड कंपोनेंट है, जेड कंपाउंड है, जिसके बारे में सारी बातें होंगी। तो देखो सबसे पहले दिया है कि बेंजीन को एज अ मोबाइल फेज यूज किया गया। बेंजीन को अगर मोबाइल फेज यूज करेंगे, मतलब नॉन पोलर को यूज कर रहे हो, मतलब नॉन पोलर नीचे आ जाएगा, मतलब ये नॉन पोलर रहे होंगे कंपोनेंट्स, और पोलर ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब जैसे जैसे पोलैरिटी मॉलिक्यूल में इंक्रीज करेगी वैसे वैसे बैंड ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा, क्लियर, ओके। अब उसने बोला है श्रीनिवास जो साइंटिस्ट जिन्होंने किया वो 6 बैंड उन्हें मिलते हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं इस फिगर में, जिसमें से 3 बैंड जो है वो सिग्निफिकेंट है। देखो 1, 2 और 4 पूरा सिग्निफिकेंटली बड़े बड़े बैंड दिखाई दे रहे हैं, 3rd छोटा है, 5th छोटा है और 6th छोटा है। अब इन 3 बैंड में से एक Z है, ठीक है, जो Z कंपोनेंट अपने पास था ना, ये है, और अदर जो बैंड है वो कंपाउंड Y के और X के हैं। देखो Z है एक, तो एक Y है और एक X है। Y का मॉलिक्यूलर फार्मूला 338 है और X का मॉलिक्यूलर फार्मूला 308 है। आप देखो दोनों में जो डिफरेंस है 30 मॉलिक्यूलर मास का है, और जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो Z और Y में भी 30 का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस आएगा। जब आप Z का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और Y इससे 30 ज्यादा आएगा, मतलब अपने पास क्या आ जाएगा, 368 आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास 368 आएगा। तो दोनों तीनों में आपस में 30 का डिफरेंस रहेगा। मैम आप ये क्यों बता रहे हो, आगे काम आएगा इसलिए बता रही हूँ, है ना। तो अब देखो क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया। तो क्वेश्चन क्या दिया है, आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया है कि FeCl3 एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने पे X, Y, Z तीनों ही डार्क रेड कलर देते हैं। डार्क रेड कलर देने का मतलब क्या है, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तीनों में ही। और अगर आप ध्यान से देखो तो Z में हमारे पास है भी फिनोलिक ग्रुप, Z इज कंटेनिंग फिनोलिक ग्रुप, ओके। तो अब आगे क्या है कि हाँ, अब उसने बता दिया कि फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर उसके बाद ही प्रेडिक्टेड दैट देयर शुड बी अदर ग्रुप्स, और ग्रुप भी प्रेजेंट हैं X, Y और Z में, जो कि Fe3+ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। और ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे, Z में हमने देख लिया, और भी है, कीटोन है जैसे कि, है ना, OCH3 है, ईथर। सेवरल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर X, Y, Z, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड C, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट हो ही सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि, और एक और चीज भी है कि सिर्फ एक ही आइसोमर प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं Z, Y, X के लिए। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, मेजर अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा। और स्टेबल वन कौन सा होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होगा। ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस, है ना, इंट्रैक्शंस कम होंगे, मतलब रिपल्शंस कम होंगे, स्टेरिक रिपल्शंस, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म जो है तीनों के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखेंगे कि इन सब बातों में जो बातें लिखी थी, सबसे मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताओ Z, Y और X का, और सारी की सारी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस भी दिखानी है, ठीक है। यू हैव टू शो ऑल पॉसिबल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस। अब आपको इसमें क्या दिखानी है, पॉसिबल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस भी शो करनी है। सबसे पहले Z लिख लेते हैं, सबसे पहले Z लिख लेते हैं। Z अपने को ये दिया है, ओके, Z अपने को ये दिया है।
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर Z में बेंजीन रिंग है, OCH3OH है ऑर्थो पे, फिर CH डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये टोटोमर बना के ताकि कॉन्जुगेशन आ जाए इसमें ऐसे एग्जिस्ट करेगा, तो कि यहाँ पे भी ये ट्रांस में एग्जिस्ट करेगा और ये भी ट्रांस में होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 4 6 7। ये है OCH3 है, OH है, फिर अपने पास इस वाले पोजीशन पे CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, 2 4 6 7। हाँ, और ये एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें हमारे पास इधर भी OCH3 और OH होगा। देखो अब इसका स्टेबल फॉर्म बनाना है, बेसिकली हमें तो स्टेबल बनाना है ना, ये तो नॉर्मल था, तो इसका भी ट्रांस बनाना पड़ेगा, इसका भी ट्रांस बनाना पड़ेगा, और ये अपने पास टोटोमर में एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो इंटरेक्शंस भी शो करनी है, तो यहाँ पर OCH3 है अपने पास, OH है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा इसके साथ, फिर अपने पास ये ट्रांसफॉर्म आ गया, इसका ट्रांसफॉर्म बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड OH, इसका हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि C डबल बॉन्ड और COH जो है आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो इनको ऐसे रखना है कि यहाँ पे इंटरेक्शन हो ताकि चिलेट फॉर्मेशन हो, यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आए ताकि स्टेबिलिटी आए उससे। फिर इसका ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पर अपने पास ये इधर छोड़ के OCH3 और OH, ओके। सारी इंटरेक्शंस दिखा दी हैं, बिल्कुल स्टेबल फॉर्म दिखाई है। यहाँ पर याद रखना है टोटोमेरिज्म कर रहा है। क्यों टोटोमेरिज्म कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर अपने पास अच्छा खासा कॉन्जुगेशन आ जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। उसने बोला मोस्ट स्टेबल आइसोमर बनाना है, इसीलिए हमने ये फॉर्मेशन किया है, ओके। तो थोड़ा सा सोचना था, मतलब थोड़ा सा अगर आप सोचें यहाँ पे ध्यान से तो आपको समझ आ जाता, ठीक है, कि इसका ट्रांस बनेगा, इसका ट्रांस बनेगा, इसका टोटोमर करके मैं क्या करूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दूं, ओके। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, क्लियर। तो पॉसिबल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ही मैंने दिखा दी। तो ये तो था Z के लिए। अब आप बोलोगे मैम Y और X को कैसे प्रिडिक्ट करूं मैं, मतलब कैसे पता चलेगा Y और X क्या? कोई हिंट नहीं दिया Y X के लिए, लेकिन Y X आप ध्यान दो, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास का हिंट दिया था। ये 338 है, X 308 है और Z जो है 368 था। तो इसमें भी 30 का डिफरेंस और इसमें भी 30 का डिफरेंस। और OH प्रेजेंट है तीनों में ही, क्योंकि डार्क कलर दे रहा है, मतलब यहाँ पर OH नहीं चेंज हुआ है, फिनोलिक ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है। तो चेंज कहाँ आएगा, कहाँ चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं जिससे X और Y में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 30 का चेंज लाना है मॉलिक्यूलर मास में। तो अगर मैं OCH3 हटा दूं, OCH3 में अगर आप देखो तो 31 है मास इसका, है ना, और एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो 30 का ही चेंज आएगा, 30 का ही चेंज आएगा। मतलब मैं अगर एक मॉलिक्यूल पे Z मैंने बना लिया, अब इसी में मैं चेंज करके आपको Y बना के दिखा रही हूं, मतलब हम क्या बना रहे हैं, Y बना रहे हैं, ओके। तो अगर मैं यहां पर एक OCH3 हटा दूं, दिस इज वाई, ठीक है। ये इंटरेक्शंस रहेंगी, सिमिलर इंटरेक्शंस रहेंगी, सिर्फ OCH3 का डिफरेंस आएगा, ओके, क्लियर। नाउ अब X बनाना है, X में दोबारा अपने पास सिर्फ किसका चेंज है, 30 का। तो वही सेम चेंज यहाँ एक और OCH3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिनोलिक ग्रुप चेंज नहीं हो रहा, फिनोलिक ग्रुप इज एज इट इज, तभी वो डार्क रेड कलर दे रहे हैं। तो क्या चेंज आना चाहिए, OCH3 ग्रुप हट रहे होंगे, क्योंकि बीच की चेन भी सेम ही रहेगी। बीच की चेन कैसे हटा देंगे, बीच की चेन हटा दोगे तो मतलब आप मॉलिक्यूल को तोड़ दोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनमें ही कुछ चेंजेस करके OCH3 मॉलिक्यूल को हटा के हमने X और Y बना लिया, और तीनों में 30-30 का डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, और पॉसिबल इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस भी दिखा दी, और अपने पास ये ट्रांसफॉर्म वाला स्टेबल बन गया।
तो x बन गया, y बन गया और z बन गया। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस 1 to 4 जो बैंड था उसमें से x y z देखो, 1 ये है, 2 ये है, 4 ये है, आपको बताना है x कौन सा है, y कौन सा है और z कौन सा है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो z में OCH3 प्रेजेंट था, 2-2, जिसके कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी। ठीक है, मतलब वो H प्लस नहीं दे सकता, OH जो है अपना H प्लस नहीं दे सकता। बट ऐसे ही अगर मैं X की बात करूं तो ये इजिली 2H प्लस दे सकता है और O माइनस बना सकता है, ये इजिली 2H प्लस देके O माइनस बना सकता है। और Y की बात करें तो एक OH देके एक H प्लस देके O माइनस 1 बना सकता है। तो जो पोलैरिटी है, अगर मैं पोलैरिटी के ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी की बात करूं तो x में क्योंकि 2-2 माइनस O है तो x की ज्यादा होगी, फिर y की और फिर z की। अगर ऐसा है तो हमें पता है बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है तो उसके साथ नॉन पोलर नीचे आएगा, मतलब जिसकी पोलैरिटी कम है वो नीचे आएगा, मतलब z जो है वो 1 होगा, y जो है वो 2 होगा और 4 जो है वो x होगा। क्लियर है ये पॉइंट? समझ में आई ये चीज? ओके, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही कि ये पूरा ही नॉन पोलर है, बट एज कंपेयर टू अमंग दीज थ्री z की पोलैरिटी सबसे कम है, इसलिए हम मान के चलेंगे वो फर्स्ट पे आ रहा होगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना था कि 1 जो है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 जो है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है मैम। ओके, क्लियर? नेक्स्ट ये दिया है, अगर z की सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी देखें तो जैसे जैसे pH बढ़ता है तो वो इंक्रीज करती है। बताओ स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्ट करेगी? तो देखो खुद से समझने की कोशिश करो। अपने पास जो z है, मैं यही बना देती हूँ या वहां बना लेते हैं, मर्जी है, ठीक है वहां बना लेते हैं। हम लोग जो है z हमारे पास ये था, नो डाउट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है OH, ठीक है, OH जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, बट आप अगर इतना ज्यादा pH ले लोगे, इतना ज्यादा स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन ले लोगे तो ये सारे के सारे O जो है अपना H प्लस दे देंगे टू फॉर्म O माइनस। तो अपने पास ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, ये आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा अगर आप स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हो। सिंपल सा कॉमन सेंस था कि OH का H प्लस जाएगा और ये एग्जिस्ट करेगा। उसने pH 14 ली, इतना स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा H प्लस जाएगा और कौन सा नहीं, सारे H प्लस निकाल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से पहले कुछ स्टेटमेंट, कुछ बातें बताई हैं। इस प्रॉब्लम में हम जो बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए करेंगे, ठीक है। बोरोन जो है अप टू 20th सेंचुरी बोरोन को प्लांट टिश्यू का पार्ट नहीं माना जाता था, ठीक है, लेकिन 20th सेंचुरी में क्या किया गया, बोरिक एसिड की रिएक्शन कराई गई Z के साथ एक कलर्ड कंपाउंड बनाने के लिए। तो बोरिक एसिड क्या है अपने पास H3BO3, इसकी Z से रिएक्शन कर रहे हैं कुछ भी बनाने के लिए, ठीक है। One of the challenges in using boric acid Z reaction for quantitative analysis was reducing the time required for the reaction to complete। मतलब क्या है इसका, आपने जेई में पढ़ा भी होगा, जब हम बोरिक एसिड पढ़ते हैं तो बोरिक एसिड की टाइट्रेशन पढ़ते हैं तो हम बताते हैं बोरिक एसिड एक वीक एसिड है और उसमें हम कुछ विसिनल डायोल्स डालते हैं ताकि उसकी रिएक्शन जो है वो एक अच्छे से हो जाए, फास्ट हो जाए रिएक्शन, और एक हमारे पास जो है शार्प एंड पॉइंट देखने को मिले। करते हैं हम ये चीज़, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ हो रही है, जब हम H3BO3 और Z की रिएक्शन करा रहे हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। तो इसमें क्या किया गया, कोशिश की गई कि हम कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करें जिससे टाइम जो है वो कम हो जाए। तो क्या ऐड किया गया, ऑक्जेलिक एसिड ऐड किया गया। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है,
ठीक है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ये ऐड किया गया ताकि रिएक्शन जो है वो लेस देन 1 आवर में हो जाए। क्लियर इतना? ठीक है, तो देखो इसने ये बोला कि जब हमने ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन H3BO3 से कराई तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसे हमने बोला P, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सैलिक एसिड से थोड़ी सी कम थी। ओके, तो अब देखो P क्या कैसे बनेगा, क्या होगा, यहां पर अपने पास वाटर रिलीज हो जाएगा, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा, तो P जो बनेगा वो बेसिकली ऐसा बनेगा, रिंग बन जाएगी, किलेट टाइप बनेगा और ये OH एज इट इज रह जाएगा। तो दिस इज योर P, दिस इज योर P। ओके, अब P की रिएक्शन जब Z से कराई, P की रिएक्शन जब Z से कराई तो हमारे पास Q का फॉर्मेशन हुआ, Q का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब Q क्या होगा, Q क्या होगा यहाँ पर Z से रिएक्शन कराने पे, तो अगर आप Z देखो तो Z है क्या, Z अपने पास ये है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को बार बार ना बनाऊं और यहाँ पर यही देख लूं तो Z अपने पास ये है। आपको पेपर में दोबारा बनाना था, आपको पेपर में बनाना था अच्छे से, तभी मार्क्स मिलते, अदरवाइज नहीं मिलते। ठीक है, तो देखो Z अपने पास ये है, ये OH हो गया यहाँ पे, ये हो गया OH। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी तो अपने लिए एज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए काम आ सकता है। तो जब हमने बोरोन के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ऑक्सैलिक एसिड तो एज इट इज रहा, क्योंकि वो खुद रिंग बना रहा है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन जो OH प्रेजेंट था वो क्या हो गया, चला गया, और यहां पर अपने इसने ऐसे रिएक्शन कर ली। इसने ऐसे भी नहीं की बेसिकली रिएक्शन, बना ही लेते हैं ढंग से इसको। देखो हुआ क्या, यहाँ पे नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ये अपने पास ये ऐसे रहा होगा, तो यहाँ पर ये O माइनस जो है वो यहाँ चला गया। ठीक है, O माइनस ने डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, और इसने इस पे अटैक किया। ठीक है, क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स जो बना, कॉम्प्लेक्स कैसे बना अपने पास, अगर मैं बनाऊं इसको ढंग से, ऐसा कुछ बना होगा, OCH3 डबल बॉन्ड O आ गया होगा यहाँ पे, ये यहाँ पर रहा होगा, ये यहाँ पर, या ऐसे ऐसे। O जो है बेसिकली ये दोनों O माइनस की फॉर्म में हो गए जो कि बोरोन से इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो बोरोन जो है वो ऐसे इंटरेक्शन कर रहा होगा। ओके, सिंपल इंटरेक्शन दिखानी है और कुछ नहीं, ये ऐसे चल रहा होगा। ओके, तो ये अपने पास बन चुका होगा, दिस इज योर कंपाउंड। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा फॉर्मल चार्ज के तौर पे, क्योंकि बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है। समझ में आया? तो ये क्या बना, Q बना, क्या बना, Q बना। ठीक है, दिस इज योर Q, दिस इज Q। ओके, क्लियर? सो यहां से हमने Q बना लिया, इजी था, सिंपल था। जैसे आप लोग BaOH4 माइनस का फॉर्मेशन करते हो वैसे ही हमने ये बनाया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 2.4 हो गया अपने पास, है ना, 2.4 हो गया ना। P और Q पूछा था, P और Q हमने बता दिया। अब बोला है Z was synthesized in laboratory in 1910 but the yield was low due to the formation of many side products। देखो जो हमने किया उसमें थोड़े साइड प्रोडक्ट वगैरह बन रहे थे, इसलिए उसने बोला कि अच्छा नहीं था। तो एक साइंटिस्ट पेबन थे और उनकी टीम ने एक नया मेथड लाए, एसिटाइल एसीटोन से रिएक्शन कराई। एसिटाइल एसीटोन क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड O CH3, बट ये अपने टॉटोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड COH CH3। ओके, क्लियर? इसने रिएक्शन करी बोरिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में और एक नया आयनिक कंपाउंड बना R। तो देखो जब हम इसकी रिएक्शन जो है बोरिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो बेसिकली इन प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन हो रही होगी, सोल्यूशन में H3BO3 बना लेगा। ठीक है, तो वही सेम टाइप की रिएक्शन होगी, जैसे अपने पास P बन रहा था वैसा ही बनेगा। अपने पास 2 ऑक्सीजन है जो कि डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रखते हैं, बनाना की टेंडेंसी। तो अपने पास यहाँ क्या हो जाएगा, CH3
OCH3, तो यहाँ डबल बॉन्ड O ये कर रहा है, यहाँ पे बॉन्डिंग ये कर रहा है। ऐसे ही एक और सेम मॉलिक्यूल, ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास एग्जिस्ट करेगा, और उसने बोला जो आयनिक कंपाउंड R है वो एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा और इसके साथ एक नेगेटिव लगा होगा जो कि बोरेट, मेटाबोरेट। दिस इज योर B2O3, B2O3 जो है वो मेटाबोरेट HbO2 भी बना सकता है। तो यहाँ पर अपने पास ये R आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। दिस इज योर R, ओके, दिस कंपाउंड इज R। जब अब इसकी रिएक्शन ब्यूटाइल अमीन से कराई, ब्यूटाइल अमीन से रिएक्शन कराई, इसको डिसॉल्व करा लिया ब्यूटाइल अमीन में, उसके बाद इसकी रिएक्शन एक कंपाउंड S से कराई इन प्रेजेंस ऑफ DMF और ट्राइमिथाइल बोरेट, ताकि हमें एक आयनिक कंपाउंड T मिले जो कि हाइड्रोलाइज करने पे RZ देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो R तो हमने पहचान लिया ना कि R ये है, तो R जो है वो ब्यूटाइल अमीन की प्रेजेंस में, ब्यूटाइल अमीन क्या हो जाएगा, दिस इज योर ब्यूटाइल अमीन, एक S कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, साथ में क्या डाला है, DMFB, DMFB जिससे मुझे T मिलता है, और T की डाइल्यूट HCl में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मुझे Z मिलता है। ओके, क्लियर, दिस इज क्लियर। और T जो है इसका मॉलिक्यूलर मास Q से बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन Q, ऑलमोस्ट डबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो R है क्या बेसिकली अपने पास, R है अपने पास ये OCH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज O, ये यहां पे डोनेट कर रहा है, ओके ओके। तो अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है Z। Z क्या है, Z एट लास्ट क्या है, अगर मैं वही फॉर्म बनाऊं जो कि हम बना चुके हैं O माइनस वाली, ठीक है, O डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ ये यहाँ, O माइनस बन चुका है, ठीक है। या फिर डबल बॉन्ड फॉर्म ना बना के सिंपल बना लो, क्योंकि Z बना रहे हैं ना, अभी तो Z बना रहे हैं, OH दिस डबल बॉन्ड O माइनस दिस, और आगे भी ऐसे ही हो जाएगा ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये अपने पास ये OH बना रहा होगा और इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, आगे भी वो सेम ये बेंजीन लग जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको R में क्या क्या मिल चुका है, R में क्या क्या मिल चुका है। अगर आप हम इसको देखें, इस पोर्शन को देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन ये, ओके, और 2 OH ये मिल चुके हैं हमें, 1 2 3 4 5 और O, मतलब R में हमें ये मिल चुका है, ये मिल चुका है। तो T बनाने के लिए मुझे, क्योंकि Z बनाना है टोटल, तो Z बनाना है, मुझे ये चीज ऐड करनी पड़ेगी ताकि T बने और फिर उससे Z बने। तो ये चीज कैसे ऐड हो सकती है, यहां पर ये C डबल बॉन्ड C है, तो ऑफ कोर्स ही बात है C डबल बॉन्ड OH रहा होगा, तभी C डबल बॉन्ड C क्रिएट होता है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे CH3 के साथ C डबल बॉन्ड C बना रहा है, तो हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन टाइप सोच सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते थे, C डबल बॉन्ड OH होता था, वाटर रिमूव कर देते थे अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, और वो हमें C डबल बॉन्ड C देता था। तो S मुझे ये होना चाहिए, S जो है मेरे पास वो ये होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन होगी, OCH3OH एंड C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज योर S जो कि ऐड किया गया है इसमें टू फॉर्म T। क्लियर, इतना समझ में आया इतना, ठीक है। अब T क्या होगा, T कैसे बनेगा, तो देखो अपने पास ये जब कॉम्प्लेक्स इसके साथ ऐड होगा S के साथ, तो यहां पर वही एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन होगी, ये CH2 माइनस बनाएगा, ये जाकर इस पे अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, और अपने पास क्या बनेगा, O CH3 O माइनस टाइप लगा लो। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हम, यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड बना ही लेते हैं पूरा,
है ना, ये ऐसे, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी O माइनस आएगा, यहाँ पर ये ऐसे, और OCH3 और OH। ओके क्लियर। अब ये जो है, ये जो बना है, ये बोरोन से कॉम्प्लेक्स कर ही रहा है, सेम नीचे हो रहा होगा, सेम नीचे होगी ये रिएक्शन, डिट्टो रिएक्शन नीचे हो रही होगी। ओके अब की बार मैं इधर OCH3 और OH दिखा देती हूँ। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है, ये O ये दे रहा होगा यहाँ पे, O ये डोनेट कर रहा होगा। ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ऐसे OCH3 डबल बॉन्ड O। क्लियर, ऐसा कुछ बन रहा होगा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। दिस इज योर T, और इस पे क्योंकि बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव रहा होगा, और हमारे पास मिथाइल जो अमोनियम ब्यूटाइल अमीन है वो यहाँ पर क्या कर लेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज देके केटायन बना लेगा, क्योंकि कोई और केटायन पॉसिबल हो नहीं पा रहा। और ये बेसिकली ब्यूटाइल अमीन जो है यहाँ पर अपने पास बेस का काम कर रहा है, ठीक है, बेस का काम कर रहा है टू एब्स्ट्रैक्ट दिस H+, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, H+ को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे नेगेटिव बना रहा है, जो कि यहाँ जाके अटैक कर रहा है, और हमारे पास टी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज योर टी, दिस इज योर टी, ओके, विच इज आयनिक कंपाउंड, विच इज आयनिक कंपाउंड। एंड अब हमारे पास अच्छा एक और चीज रह गई, इसने बीच में कहीं, हाँ ये भी डाला है BOCH3 थ्राइस, वाटर रिमूव करने के लिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है BOCH3 थ्राइस, यहाँ पर कहीं होगा BOCH3 थ्राइस, जो भी वाटर अगर निकल रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए। ओके जो डिहाइड्रेशन हम लोग यूज करते हैं ना, बाद में हम लोग हीट कर देते थे, हम कॉम्प्लेक्स को हीट कर देते थे, जब एल्डोल बनता था उसको हीट करके हम वाटर रिमूव करते थे। यहाँ पर ये BOCH3 थ्राइस डाल रहा है ताकि वाटर इसके साथ वाटर रिमूव हो जाए, जो वाटर रहा होगा, ताकि C डबल बॉन्ड C बन जाए, और जब वाटर रिमूव होगा तो BOCH3 थ्राइस जो है वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और अगर ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो H3BO3 बनेगा और CH3OH बनेगा। इतना समझ में आ रहा है क्या, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर। सिंपल एल्डोल, मतलब आपको रिएजेंट चेंज कर दिए, रिएजेंट चेंज कर दिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टाइप दिखा दिया, उससे हम करा रहे हैं रिएक्शन, बट है अपना बेसिक वही एल्डोल वाला टाइप ही, ठीक है। डी बन गया। अब डाइल्यूट HCl डालोगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, डाइल्यूट HCl क्या करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा ना, OH 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 और ये OH का 4 माइनस, क्लियर, ओके, Z बन गया अपने पास, समझ में आया, ठीक है। तो ये था अपने पास R, S और T, थोड़ा सा ध्यान से समझनी थी चीजें, ध्यान लगाना था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगर हम ध्यान लगाए करते तो ये चीज समझ में आती, अदरवाइज नहीं आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर दी अदर बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन, जो बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे इस रिएक्शन में। देखो बाय प्रोडक्ट मैंने आपको दो तो बता ही दिए, एक तो ये और एक ये मिथेनॉल H3BO3, तो देखो ये दोनों हो गए अपने पास, ओके। एक क्या हो जाएगा, जब इसने H+ लिया तो ये अमोनियम बना होगा और ये बोरेट निकला होगा BO2 माइनस, तो ब्यूटाइल अमोनियम बोरेट, ओके। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 बाय प्रोडक्ट बनेंगे और कोई बाय प्रोडक्ट की संभावना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, B2O3 जो ऐड किया है वो सप्रेस फॉर्मेशन ऑफ सम अनवांटेड कंपाउंड्स, कुछ अनवांटेड कंपाउंड्स को सप्रेस करने के लिए B2O3 का यूज हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है कि B2O3 जो है वो अनवांटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा। तो आपको ये बताना है कौन से साइड प्रोडक्ट बन सकते थे अगर हम 1910 वाली सिंथेसिस यूज करते। देखो 1910 वाली सिंथेसिस क्या थी, बेसिकली एसिटाइल एसीटोन था, है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा था बोरोन के साथ। मैंने सिंपल एसिटाइल एसीटोन ले लिया, ये ब्यूटाइल अमीन की प्रेजेंस में था, ठीक है, R के साथ लगा हुआ था। तो यहां पर जब ऐसा हुआ होगा, ब्यूटाइल अमीन होगा, तो ये बेसिक है, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और दिस मिथाइलिन इज मोर एसिडिक, तो यहां से जब ये एसिड को रिमूव करेगा, दिस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो यहां पर अपने पास नेगेटिव क्रिएट होगा, कार्बन आयन बनेगा विच इज वेरी स्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 माइनस M ग्रुप। फिर जब S हमने डाला था
S के इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पर जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा, OCH3 OH COH H CH C डबल बॉन्ड OCH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ओके, अब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने क्या डाला था साथ में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डाला था, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा बन गया ये, दिस इज एक्स्ट्रा। अब दोबारा भी रिएक्शन कर सकता है, दोबारा ये बेसिक जो है इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल सकता है, दोबारा इसके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है टू फॉर्म, हमें सिर्फ 2 ही बताने हैं, और आगे भी रिएक्शन हो सकती है बट हमें 2 बताने हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही बता रहे हैं जो मेनली बनेंगे अपने पास। ये हो जाएगा COCH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH2, वही C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास OCH3 और OH हो जाएगा। सो दिस इज योर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और ये भी अपने पास एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना होगा। क्लियर है ये पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बोलता तो हम यहाँ पर भी रिमूव करा के लगा देते, है ना, तो ऐसे करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपको पेपर में सिर्फ ये प्रोडक्ट बना के आने थे, लिख के आने थे, और थोड़ा सा, क्योंकि देखो यहाँ पर इस पेपर में यही अलग है कि इसमें मॉलिक्यूल बड़े बड़े दिए होते हैं, तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप जो छोटा पार्ट है, जो कि मेन पार्ट है, उस पर जाके देखो कि हम अगर यहाँ पर हमारे जो जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला पार्ट होता तो कैसे होता। जैसे हमने थोड़ा एल्डोल यूज कर लिया बीच में, बेसिकली वो एल्डोल टाइप था, वो एल्डोल नहीं थी प्रॉपर, ओके, तो उसमें रिएजेंट्स डिफरेंट दिए थे, तो हमने वैसे उस रिएक्शन को प्रोसीड कराया और अपना S और T फाइंड आउट कर लिया। ओके, थैंक यू।